हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप सभी का होने वाला है, तो पेपर से पहले इस पेपर को देखकर चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे इस क्लास से। तो इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें आपका जीके होगा, करंट अफेयर होगा, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का संपूर्ण पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सभी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देख कर जाइएगा। आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं। प्लस आज के इस क्लास को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं आज 18 दिसंबर के सभी शिफ्टों में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपने पेपर से पहले आप तैयार करेंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की? कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की है? तो कांडला बंदरगाह ने। तो पहले का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? तो बेतवा नदी बहती है मध्य प्रदेश होकर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? तो यशपाल ने लिखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बिसागु महोत्सव के दौरान कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो बागुरुम्बा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? तो भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक थी? तो दमन और दीव की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? तो कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7, दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है, जो कि ये कितने मंजिलों में विभाजित है? दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है, तो इनमें कितने मंजिलों में विभाजित किया गया है? तो 4 मंजिलों में विभाजित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? तो जातिगत भेदभाव के बुराई के आलोचक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा की गई थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा की गई थी? तो संगीत रत्नाकर की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, केंद्र सरकार के बजट को किसके नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार के बजट को किसके नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो श्रीलंका देश की। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए ये हमें पूरी तरीके से मालूम हो चुका है कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। ओके, शाम में आपको पूरे शिफ्टों के आधारित पर पेपर आएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, वो भी वर्ष 2000 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं बताइए, किस याचिका का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? ये सवाल आपके आने वाले शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल है दही हांडी, ये किस त्योहार से संबंधित है? तो ये कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? इनमें से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? तो कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। मुहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? मुहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो इब्न बतूता को भेजा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? बताइए, गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम है? तो पूरे 5 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? तो इनमें से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? तो रोहिंटन मिस्त्री हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। लेबांग बुमानी नृत्य ये किस राज्य का फसल नृत्य है? लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो ये त्रिपुरा राज्य का फसल नृत्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भाई बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 15। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो 2.13 मीटर में होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो इनमें से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 27।
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ यह प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 29। आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों के मुख्य यानी जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? तो जन थी। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये तो काफ़ी इजी सवाल है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जिनको याद नहीं होगा। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो बस्तर गोचा लाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। पुरुषों के कबड्डी के मैदान यानी कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितने मीटर में होती है? पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितने मीटर में होती है? तो 13 मीटर में होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। अदिति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अदिति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 4 मार्च 2024 को हुई थी अदिति योजना की शुरुआत। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 35। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 71वें नंबर की भारत थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल हैं एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी किस देश में आयोजन किया गया था 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का? तो ये भाई यूएई देश में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 2024 का महिला T20 विश्व कप पहली बार न्यूजीलैंड ने जीता था, वो भी साउथ अफ्रीका को हराकर। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2024 का महिला T20 विश्व कप किसने जीता था? वो भी 9वां संस्करण न्यूजीलैंड जीता था। किस टीम को हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। अर्जुन अवार्ड 2024 के तैराकी खेल में किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं उनका टॉपिक हम उस टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे, आप उसको देख लेंगे आप बिल्कुल फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, तो अर्जुन अवार्ड 2024 के तैराकी खेल में किसे सम्मानित किया गया था? उनका नाम क्या था? साजन प्रकाश था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। जनजातीय गौरव दिवस ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बताइए, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी थी? तो समीलिया पेरेस बनी थी। ओके, ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? तो इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? कंप्यूटर के सवाल देख लीजिए भाई। तो कर्नेल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42।
GIMP एक क्या है? GIMP एक क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, विंडोज प्लस डी को हम दबाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। एक यूजर इंटरफेस ये किसका हिस्सा है जो कि उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो एक यूजर इंटरफेस यह ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो कि उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ओके, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और ALT कुंजियां किसके उदाहरण है? तो साथियों, कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो शिफ्ट और ALT कुंजियां होती है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो संशोधक कुंजी के एग्जाम्पल होते हैं, यानी उदाहरण होते हैं। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए मैथ के बिल्कुल 2 से 3 सवाल बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह के सवाल। जैसे 10, 35 और 55 का मौसम ज्ञात करिए। यानी 10, 35 और 55 का आप सभी से HCF पूछ दिया। HCF को आप कैसे सॉल्व करते हैं? ऑप्शन का सहारा लेकर सॉल्व कर सकते हैं। वही ऑप्शन आप उठाइए जो इन तीनों संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी पूरी तरीके से डिवाइड में कंप्लीट हो जाए। जैसे 15 देखिए, न तो 10 को काटेगा, न 35 को काटेगा, न 55 को काटेगा, यानी पहला ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी देखिए हो सकता है, क्योंकि 10 को पूरी तरह से भाग दे देगा, 35 को भी दे देगा और 55 को भी दे सकता है। 10 देखिए, ऑप्शन सी 10 जो दिया केवल 10 को काटेगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट आपका नंबर में आना चाहिए। 25 भी नहीं होगा, यानी 10, 35 और 55 का मौसम कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। SICI के आप कंप्लीट क्लास देख कर जाइएगा, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। तो इसमें देखिए साधारण ब्याज पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है SI का? PRT बटे में 100। ये तो सिंपल फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर होता है 3000 दिया है। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, ठीक। 6 टाइम आपका 3 वर्ष बटे में 100, 2 0 से कैंसिल, 30 गुणे 6 कितना होगा? 36 गठा 180, 180 तिया 18 तिया 54, यानी 540 हो जाएगा। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 540 हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 28, 31, 36, 43, 54 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया है, काफ़ी जी सवाल लग रहा है। 28, 31, 36, 43, 54 क्वेश्चन मार्क। 28 से 31 यानी +3, 31 से 36 +5, 36 से 43, 36 4 40, 3 3 यानी +7 किया इसमें। 43 से 54 इसमें +11। देखिए 3 5 7 11 यानी कौन सी संख्या बढ़ रही है? कौन सा लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है? तो इसमें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या चल रही है। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13 आता है। प्राइम नंबर वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से केवल कटे और किसी नंबर से ना कटता है। यानी 54 में हम 13 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 67 आ जाएगा। यानी अगली संख्या जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 67 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए सवाल कॉल करिए। 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे 7 मित्र हैं, LMNODE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी एक वृत्ताकार मेज है, इसमें 7 व्यक्ति को बैठाना है, यानी 7 मित्र को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7
इन 7 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलिए। जैसे ओ जो है यल के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, यल के दाएं से 5वें स्थान पर ओ बैठा है, तो एल को यहाँ बैठा दीजिए। एल का राइट साइड, दायां का मतलब राइट साइड होता है, तो एल के राइट साइड से 5वें स्थान पर ओ, 1 2 3 4 5, यानी इस 5वें नंबर पर ओ यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, क्योंकि राइट साइड देखना है यल के। ओके, तो ओ कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पे बैठ गया। ठीक, एक लाइन कंप्लीट हो गया। यफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं। यफ जो है वो, यफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी सवाल बोला कि यफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी है भाई। तो यदि हम भाई यम को मान के चलिए, सवाल बोला कि यफ और ओ दोनों यम के निकटतम पड़ोसी होना चाहिए, इसका मतलब साथी कि हमें यफ और ओ दोनों यम के निकटतम पड़ोसी, यम के निकटतम पड़ोसी यफ और दोनों होने चाहिए। तो भाई यम को यहाँ बैठा दीजिए, यफ को यहाँ बैठा दीजिए, तभी तो साथी देखिए यम का इधर भी और इधर बीच में यफ और दोनों के एम बीच में आएगा, तभी तो साथी यफ और ओ के निकटतम पड़ोसी यम होगा दोनों के। बिल्कुल ठीक है, ये भी लाइन क्लियर हो गया। यन और यल ई के निकटतम पड़ोसी है। अब सवाल बोल दिया कि यन और यल जो है ना ई के निकटतम पड़ोसी हैं। यल तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो भाई ई को यहाँ बैठा दीजिए, यन को यहाँ बैठा दिए, तभी तो देखिए यन यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी ई हो जाएगा। एक कौन बचा है, डी बचा है, तो डी को यहाँ बैठा दिए। सवाल देखिए डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, डी के जस्ट लेफ्ट में ओ बैठा है, देखिए इधर भाई ओ बैठा है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। चलिए, जैसे जैसे सवाल एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा। जैसे सवाल बोलेगा वैसे आप करते चलेंगे तो आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को 75 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मेड को 41 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यम के लिए कूट क्या है। जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम है, इसके लिए 4 अलग नंबर कोड दिया गया है, 75 19। उसके बाद मेड है, यम ए डी, मेड में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है। सिंगल यम का पूछा है तो दोनों में कॉमन चेक करिए। देखिए फ्रॉम में यम है और मेड में भी यम है, इसका मतलब कि यम दोनों में कॉमन है, तो इनके कोड में कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें तो एक नंबर देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रॉम में 1 है और मेड में भी 1 है, यानी यम का कोड क्या होगा, 1 होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो ओणम त्योहार जुड़ा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए ये तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 12 गज की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्लास में अभी रीजनिंग, मैथ प्लस कंप्यूटर के सवाल बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना मुझे इंपॉर्टेंट सवाल मिला है सारे क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो आर.सी. दत्त थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। संजीवनी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी, यानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी संजीवनी योजना? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी संजीवनी योजना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो साथियों किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। 23वें तिथि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42 नंबर का था। ओके, बी ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार और 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बना रहे हैं, तो कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन बिल्कुल एक पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन उन तीनों से अलग है, वही अलग आपको बताना है। तो इस तरह के सॉल्व को आप ऑप्शन में ही सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है तो इनका कोड करिए, पीएमओ का कोड करिए। जैसे पी होता 16, एम होता 13, ओ होता 15। ठीक, तो देखिए 16 से 13 यानी इसमें -3 हुआ है, 13 से 15 इसमें +2 हुआ है। अब ऑप्शन बी को कोड करिए, ई बी डी। ई होता 5, बी होता 2, डी होता 4। 5 से 2 हो गया यानी इसमें -3 हुआ है, 2 से 4 तो इसमें भाई +2 हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, एल आई के। यल होता है 12, आई होता 9 तो इसमें -3 हुआ है। के होता है आपका 11 तो इसमें +2 हुआ है। भाई पहला और दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो सेम है, -3 +2 का। लगता है डी ऑप्शन बिल्कुल लगे है, क्योंकि ए से लेकर सी ऑप्शन तो सेम पैटर्न है भाई, ये तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं -3 +2 पे। इसका मतलब कि यही आपका डी ऑप्शन अलग हो जाएंगे। चेक करिए भाई इसमें कौन सा पैटर्न लागू हुआ है। जैसे आर होता 18, ओ होता 15, इसमें -3 हुआ, लेकिन यस देखिए आपका 19 होता है तो इसमें +4 कर दिया है, यही अलग हो गया भाई। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 62। यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी जो इंग्लिश लिखा गया ना, आपको बिल्कुल अंग्रेजी के मूल के हिसाब से तैयार करना है। यानी जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, इस तरह से आपको इसको व्यवस्थित करना है, इस इंग्लिश के जितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? ई आएगा भाई, क्योंकि इसमें देखिए ए बी सी तो है नहीं, ना तो डी है, तो पहले ई आएगा। फिर एफ जी आ जाएगा भाई, क्योंकि एफ है नहीं इंग्लिश में तो जी आएगा। जी एच है देखिए तो एच यहाँ पे आ जाएगा। एच आई भी है तो आई। जे है नहीं है, के नहीं, एल तो एल यहाँ पे आएगा। एल यम नहीं, यन है देखिए इंग्लिश में यन, और यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस देखिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कितने अक्षरों का स्थान बिल्कुल अनचेंज हुआ। जैसे ई का ई बिल्कुल सेम पोजीशन है, एन से जी बदल गए, जी से एच बदल गए, एल से आई बदल गए, आई से एल बदल गए, यस से एन हो गया, एच से यस हो गया। केवल एक अक्षर नहीं बदला है भाई, तो केवल एक अक्षर ई देखिए, ई अपने बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, जो इंग्लिश में था वही व्यवस्थित करने पर भी वही सेम पोजीशन पे मिला। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? जी डी जे, के एच एन, ओ एल आर, एस पी बी क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया है जब अक्षरों का ग्रुप दे तो सबसे पहले अक्षर को उठाइए। जी डी जे का पहला अक्षर जी, के एच एन का पहला अक्षर के, ओ एल आर का पहला अक्षर ओ, लास्ट एस पी बी का पहला अक्षर यस। कोड करिए इनका, जी 7, के 11, ओ 15, यस 19। देखिए 7 से 11 +4 हुआ है, 11 से 15 +4 हुआ है, 15 से 19 +4 हुआ है। तो इसी प्रकार 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन अच्छा रहेगा? डब्लू। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो डब्लू से मिलेगा, या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे अक्षर को चेक करिए, मालूम हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूसरा अक्षर इसमें डब्लू दिया है, इसमें टी दिया है। ठीक, चलिए
तो दूसरे अक्षर को चेक करते हैं, डब्ल्यू वाले में हमारा आंसर मिलेगा। तो देखिए इसमें सेकेंड अक्षर डी है, इसमें एच है, इसमें एल है और लास्ट वाले में पी है। डी 4, एच 8, एल 12, पी 16। तो इसमें भी भाई +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है। तो 16 4 20, 20 पे कौन अच्छा रहता है? टी आता है। तो डब्ल्यू टी देखिए, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल इजी सवाल गलत नहीं करना है अपने पेपर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो कह देते हैं सर आते हुए सवाल गलती हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, वही से तो आपका नंबर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। यानी 10 का रिलेशन पहले 26 से है, तो उसी प्रकार आपको 50 का रिलेशन बताना है। बताइए 10 का रिलेशन 26 से पहले कैसे बना, ये सोचिए आप लोग, हल करिए जरा आप लोग। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? तो साथ ही इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? तो इसमें तो कुछ लॉजिक तो हमें दिखाई नहीं दे रहा भाई, बताइए किस तरह से बन सकता है। जैसे देखिए पहला आपका 10 26 है, तो 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर +1 कर दीजिए, कितना आएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 + 1 10। फिर उसी प्रकार ये 26 है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और इसमें से -1 कर देंगे, तो कितना आएगा? 3 का क्यूब और -1 कितना होगा? 3 का क्यूब 27 - 1 26। यानी देखिए पहले 3 का स्क्वायर +1, 3 का क्यूब -1। तो भाई 50 जो है ये किस नंबर की स्क्वायर के पास का है? तो 7 का भाई, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 में +1 को जोड़ देंगे, 50 बन जाएगा। उसी प्रकार भाई 7 का क्यूब -1 कर देंगे, क्योंकि उसमें पहले स्क्वायर क्या था? +1 क्या था, लेकिन दूसरे वाले में क्यूब करके -1 क्या था। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 में से -1 कर दिए, 342 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी दिया है भाई, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 342 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 69 78 103 152 क्वेश्चन मार्क। भाई नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, 69 78 103 152। ठीक है, तो अगली संख्या क्या हो सकता है? जैसे 69 से 78, 69 1 70 8, यानी +9 हुआ इसमें। 78 से 103 यानी 78 22 3 25, यानी इसमें +25 हुआ है, और इसमें आपका +49 हुआ है। तो ध्यान से देखिए साथी, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यानी 3 5 7, यानी हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई, क्योंकि 2 का गैप ही देखिए, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2। आपको सब कुछ चेक करके आपको अपना सवाल को सॉल्व करना है। तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 81 और आपका 152 कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 9 का स्क्वायर हमने किया तो कितना आया मेरे दोस्त? 81 आया। ठीक है, 81, तो 152 और 81 कितना हो जाएगा? 2 1 3 8 5 13 का 3, यानी 233 आ रहा है, 233। देखिए पहला ऑप्शन, यानी इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ALT+I+R है। ओके, ALT+I+R है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 67। एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण कौन सा है? एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण कौन सा है? तो फ्लो चार्ट है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो देखिए क्या सवाल पूछा था। कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड यानी पठन और राइट यानी लेखन में सक्षम होता है, तो कौन भाई? तो कंप्यूटर में रैम अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड करता है और राइट में सक्षम होता है। इस सवाल का सी ऑप्शन रैम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
किस यंत्र को टेलीफोन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्त मेरे मॉडेम का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन भाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसकी गति को किस में मापा जाता है जो सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है जो कि सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज का यह फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लगभग जितना आप क्वेश्चन मिला सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराया। अब देखिए एक पेपर हम आपको दोपहर में कराएंगे, जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में, उस पेपर को आप जरूर कंप्लीट देखिएगा। ओके तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका भाई पेपर कंप्लीट हो जा रहे हैं वो अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके मेरे दोस्त, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में।